नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। साथियों, हम पढ़ रहे थे भैया साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। मेरे भाई, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। इसके अलावा हमने जाना कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। साथियों, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथियों, अब बात आती है कि आज की इस वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोशिका की संरचना के बारे में और साथियों कोशिका भित्ति के बारे में। साथियों, इसके अलावा आपको ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लाइफ में काम आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं, ऐसा क्या पाया जाता है कच्चे फलों में ताकि वो कठोर होते हैं। पक्के फल नरम क्यों होते हैं, सॉफ्ट क्यों होते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको देने वाला हूं। इसके अलावा मान लीजिए आपको पानी में कोई डेड बॉडी मिली है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि भैया इसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है या फिर इसको पहले मारकर पानी में डाला गया है। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की संरचना। साथियों, हम कोशिका की संरचना में जिसके बारे में पढ़ेंगे वह है दोस्तों पादप की कोशिका, यानी कि प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, प्लांट सेल की जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। कुछ इस प्रकार की होती है साथियों, चौकोर। यह है साथियों पादप कोशिका। मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि भैया हम पादप कोशिका के बारे में क्यों पढ़ते हैं, कोशिका की संरचना में जंतु कोशिका के बारे में क्यों नहीं पढ़ते। तो भैया इसका सीधा सा मतलब यह है कि पादप कोशिका में बहुत सारे ऐसे कोशिका के अंग पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। इसलिए दोस्तों उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम पादप कोशिका की संरचना पढ़ते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है साथियों, पादप कोशिका की जो संरचना होती है, यानी कि जो इसकी आकृति होती है वो चौकोर टाइप में होती है, कुछ इस प्रकार होती है। लेकिन भैया जंतु कोशिका की जो आकृति है वो भैया फिक्स नहीं होती। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अब देखिए, यह है पादप कोशिका। दोस्तों, पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है भैया सेल वॉल, अर्थात कोशिका भित्ति। मैंने आपको क्या बताया कि पादप कोशिका का सबसे जो बाहरी आवरण होता है, यानी कि सबसे बाहरी जो परत होती है वो होती है भैया कोशिका भित्ति। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या था कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है साथियों? कोशिका भित्ति होती है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिए मेरे भाई, आपकी जो जंतु कोशिका होती है उस जंतु कोशिका में ये जो कोशिका भित्ति होती है ये जो कोशिका भित्ति होती है साथियों, ये कोशिका भित्ति भैया नहीं पाई जाती। ये बात क्लियर है? अब देखिए,
इस कोशिका भित्ति की खोज के बारे में बात करते हैं। तो भैया कोशिका भित्ति की खोज की थी रोबर्ट हुक ने। किसने की थी? रोबर्ट हुक जी ने की थी। बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि भैया इस कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है। तो भैया जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये मेरे भाई सेल्यूलोज की बनी होती है। ये बात क्लियर है दोस्तों। कोशिका भित्ति की एक परत होती है। कितनी परत होती है? एक परत होती है। बात क्लियर है साथियों। ये जो परत होती है ये पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब है दोस्तों कि ये पदार्थ होते हैं उनको कोशिका के अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। सभी को दोस्तों ये पदार्थों को अंदर आने देती है और भैया बाहर जाने देती है। वो होती है भैया पारगम्य। ये झिल्ली साथियों सभी पदार्थों को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति एक पारगम्य झिल्ली है। बात क्लियर हुई। अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं। तो भैया कार्य है कोशिका को सुरक्षा देना, कोशिका को सुरक्षा देना और आकार वह आकृति देना। सबसे पहले आप ये बताओ, मैंने ये छोटी सी जानकारी कोशिका भित्ति के बारे में बताई, क्या ये आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने आपको बताया साथियों कि पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जो सबसे बाहरी परत होती है, वो भैया सेल वॉल होती है, अर्थात तो कोशिका भित्ति होती है। पहला पॉइंट मैंने ये लिखा कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है ये वाला। कौन होता है? कोशिका भित्ति होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, जंतुओं की जो कोशिका होती है उसमें भैया ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बात क्लियर है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? रोबर्ट हुक ने की थी। अगले क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो साथियों सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बात क्लियर है। जब हम कोशिका भित्ति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा कोशिका भित्ति के बारे में। साथियों कोशिका भित्ति की एक परत होती है, ये पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब होता है ये पदार्थों को दोस्तों अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। इसका कार्य क्या है? कोशिका को सुरक्षा देना, आकार व आकृति देना, ये भैया कोशिका भित्ति का कार्य है। आशा करता हूं कोशिका भित्ति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरी तरफ आते हैं। तो भैया दूसरी जो परत होती है इस पादप कोशिका की, ये जो दूसरी परत है साथियों, ये है भैया सेल दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा? पादप कोशिका की जो दूसरी परत होती है भैया वो है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो कोशिका झिल्ली के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है साथियों, वो देखिए। पहला पॉइंट ये है कि भैया ये पादप कोशिका का दूसरा आवरण है। भाई पादप कोशिका का पहला आवरण तो ये हो गया ना कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी आवरण। तो भैया दूसरा आवरण क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगी। तो पादप कोशिका का दूसरा आवरण है। और भैया जो जंतु कोशिका है, इस जंतु कोशिका का पहला आवरण है। बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। इसकी खोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया इसकी खोज की थी एक क्रेमर नाम का एक वैज्ञानिक था। इस क्रेमर ने भैया इस कोशिका झिल्ली की खोज की थी। इसके निर्माण की बात कर लेते हैं। तो भैया इसका निर्माण होता है प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड से।
बात आपको समझ में आ गई। मैंने कहा खोज तो इसकी क्रेमर वैज्ञानिक ने की थी और निर्माण इसका होता है प्रोटीन और फास्फोलिपिड से। बात क्लियर है दोस्तों। इसकी ये जो झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, ये भैया अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है। यानी कि दोस्तों जो पदार्थ है उनमें से आधे पदार्थों को तो ये अंदर आने देती है और आधे पदार्थों को बाहर जाने देती है। लेकिन भैया कोशिका भित्ति है ये पारगम्य होती है, ये सभी पदार्थों को अंदर आने देती है और सभी पदार्थों को बाहर जाने देती है। लेकिन भैया ये आधे पदार्थों को बाहर आने देती है और आधे पदार्थों को अंदर जाने देती है। तो मैं लिख देता हूं अर्ध पदार्थ, आप समझ जाना, बाहर जाने देती है और अंदर आने देती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये बताओ, और नहीं आई है तो ये बताओ। तो भैया ये हो गया हमारा कोशिका झिल्ली के बारे में। एक बार और बता देता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। देखिए मैंने कहा कि पादप कोशिका का दूसरा आवरण क्या होता है साथियों? कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन ये बात का आपको ध्यान रखना है, जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है या जंतु कोशिका का जो पहला आवरण होता है वो भैया कोशिका झिल्ली होती है। इसकी खोज क्रेमर ने की थी। निर्माण होता है इसका दोस्तों प्रोटीन और फास्फोलिपिड से। दोस्तों ये जो झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य होती है, यानी कि आधे पदार्थों को तो अंदर आने देती है और आधे पदार्थों को बाहर जाने देती है। इसके बाद में साथियों हमें जब कोशिका के अंग पढ़ेंगे तब साथियों कोशिका झिल्ली के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि कोशिका की संरचना में क्या क्या होता है। बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है साथियों वो भैया परिधि के पास होता है, वो परिधि के पास होता है। ये है केंद्रक। ये केंद्रक साथियों परिधि के पास होता है। लेकिन जंतु कोशिका में साथियों ये मध्य में उपस्थित होता है। बात क्लियर है? मैंने ये कहा पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है साथियों वो परिधि के पास उपस्थित होता है। इस केंद्रक की खोज किसने की थी वो देखिए। इस केंद्रक की खोज की थी मेरे भाई रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। साथियों इस केंद्रक में गुणसूत्र, जीन, डीएनए उपस्थित होता है। मैंने ये कहा कि भैया पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो परिधि के पास उपस्थित होता है। इस केंद्रक की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। और साथियों इस केंद्रक में गुणसूत्र, जीन और डीएनए आदि उपस्थित होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है साथियों ये मध्य में होता है, लेकिन पादप कोशिका में परिधि के पास उपस्थित होता है। अब बात यह आती है साथियों कि भैया इस पादप कोशिका में मध्य में क्या उपस्थित होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ये जो पादप कोशिका है इस पादप कोशिका में मध्य में रिक्तिका उपस्थित होती है। रिक्तिका साथियों, रिक्तिका क्या है वो देखिए मेरे भाई। इस रिक्तिका की खोज की थी एंटनी वोन ल्यूवेनहोक ने। इस रिक्तिका को साथियों पॉकेट ऑफ सेल भी कहा जाता है। पॉकेट ऑफ सेल भी कहा जाता है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे यह कहा कि पादप कोशिका में केंद्रक में साथियों यानी कि बीचों बीच में क्या उपस्थित होती है? रिक्तिका उपस्थित होती है। इस रिक्तिका की खोज एंटनी वोन ल्यूवेनहोक ने की थी। इसे पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये कार्बनिक यौगिक और जल को साथियों इकट्ठा करके रखती है। कार्बनिक यौगिक व जल को दोस्तों अपने पास में ये इकट्ठा करके रखती है। जब दोस्तों आपातकालीन स्थिति में यानी कि जब दोस्तों कोशिका को जरूरत होती है और कोशिका के पास में दोस्तों कार्बनिक यौगिक और जल नहीं होते तो उस समय दोस्तों ये भैया रिक्तिका कोशिका को ये कार्बनिक यौगिक और जल देती है। कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं? जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज,
ये सभी साथियों क्या है, ये सभी कार्बनिक यौगिक है। और साथियों जल इन सबको ये इकट्ठा करके रखती है। जब कोशिका को जरूरत होती है तब ये आपातकालीन स्थिति में इसे दे देती है। तो भैया आपको ध्यान रखना है, पादप कोशिका में मध्य में रिक्तिका पाई जाती है। अगर ये सभी बातें आपको समझ में आ गई है तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के चारों ओर, इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोस्तों इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। इसे कहा जाता है भैया केंद्रक झिल्ली। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साथियों केंद्रक झिल्ली। दोस्तों यह है केंद्रक झिल्ली और यह है भैया कोशिका झिल्ली। तो अब दो लाइन है, अच्छे से सुनना। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में दोस्तों एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव को कहा जाता है कोशिका द्रव। और साथियों इसी कोशिका द्रव में दोस्तों कोशिका के अंग बिखरे हुए रहते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी दोस्तों कोशिका के अंग हैं। क्या बात आपको समझ में आई या फिर लिखना पड़ेगा, बताओ। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बात भी आपको लिखवा दूंगा। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना में दोस्तों हमने पादप कोशिका की संरचना पढ़ी। दोस्तों पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जो सबसे बाहरी परत होती है, वो होती है भैया कोशिका भित्ति। लेकिन ध्यान रखना है, जंतु कोशिका में साथियों ये कोशिका भित्ति नहीं होती। इसकी खोज दोस्तों रोबोटुक ने की थी। निर्माण दोस्तों इसका सेलुलोज से होता है। सेलुलोज दोस्तों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट भी किस प्रकार का, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। जब हम दोस्तों कोशिका भित्ति पढ़ेंगे तब दोस्तों मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति का निर्माण दोस्तों सेलुलोज से होता है। दोस्तों कोशिका भित्ति की एक परत होती है, वो भी पारगम्य होती है। ये सभी पदार्थों को अंदर आने देती है और सभी पदार्थों को बाहर जाने देती है। इसका कार्य है दोस्तों कोशिका को सुरक्षा देना, आकार व आकृति देना। बात आपको समझ में आ गई। दूसरी तरफ देखते हैं साथियों तो भैया कोशिका झिल्ली आती है, सेल मेम्ब्रेन आती है। दोस्तों ये भैया पादप कोशिका का दूसरा आवरण है और दोस्तों जंतु कोशिका का ये पहला आवरण है। इसकी खोज क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका निर्माण प्रोटीन और फास्फोलिपिड से होता है। इसकी जो झिल्ली होती है साथियों वो अर्धपारगम्य होती है। बात आपको समझ में आ गई, यानी कि आधे पदार्थों को तो अंदर आने देती है और आधे पदार्थों को ही बाहर जाने देती है। लेकिन दोस्तों कोशिका भित्ति में जो झिल्ली पाई जाती है वो पारगम्य पाई जाती है, सभी पदार्थों को अंदर आने देती है और सभी पदार्थों को बाहर जाने देती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों इसके केंद्रक की, कि भैया इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है। दोस्तों ये जो केंद्रक होता है, पहली बात तो यह जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल मध्य में उपस्थित होता है। लेकिन इस पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है भैया वो भैया परिधि पर होता है। इस केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इस केंद्रक में साथियों गुणसूत्र, जीन और डीएनए उपस्थित होता है। बात क्लियर है। अब बात यह आती है कि भैया जंतु कोशिका में तो मध्य में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इस पादप कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों बहुत सारी रिक्तिकाएं पाई जाती है। इस रिक्तिकाओं की खोज की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, एक वैज्ञानिक है जिसने दोस्तों शुक्राणु की भी खोज की थी, आरबीसी की भी खोज की थी, प्रोटोजोआ की भी खोज की थी और बैक्टीरिया की भी खोज की थी। बहुत बड़ा योगदान रहा है एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक का दोस्तों इस साइंस के क्षेत्र में। दोस्तों इस रिक्तिका को पॉकेट ऑफ सेल भी कहा जाता है। बात आपको समझ में आ गई। देखिए पॉकेट ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथियों कार्बनिक यौगिक और जल को दोस्तों ये अपने पास इकट्ठा करके रखती है। जब कोशिका को आपातकालीन स्थिति में जरूरत पड़ती है तो उस समय भैया ये कोशिका को प्रोवाइड करवाती है। कार्बनिक यौगिक क्या है, जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सभी दोस्तों कार्बनिक यौगिक है। ये बात आपको समझ में आई। इसके अलावा साथियों मैंने आपको बताया था कि केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है जिसे दोस्तों केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। फिर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, केंद्रक झिल्ली और दोस्तों ये वाली केंद्रक झिल्ली और दोस्तों ये वाली कोशिका झिल्ली यानी कि ये वाली, इन दोनों के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहा जाता है। इस कोशिका द्रव में दोस्तों बहुत सारे अंग उपस्थित होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे क्या रहते हैं, कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं। इन्हें दोस्तों कोशिकांग कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम साथियों आगे चलते हैं। अब चले आगे चलते हैं भैया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ। साथियों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथियों अब हम पढ़ेंगे संसार में सजीवों को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? अब देखिए भैया, मैंने आपको बताया था कि संसार में सजीवों को 2 भागों में बांटा गया है। मैं लिख देता हूं, संसार में जो सजीव है साथियों, इन सजीवों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक है साथियों एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है साथियों बहुकोशिकीय जीव। अब मेरे भाई बात यह आती है कि कौन कौन से तो एक कोशिकीय जीव है और कौन कौन से बहुकोशिकीय जीव है। सबसे पहले हम डेफिनेशन सुनते हैं कि भैया एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं। तो दोस्तों वह जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ है, जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ है, या फिर एक प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है, एक प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। वह जीव क्या कहलाते हैं भैया? वह जीव कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये किस प्रकार के जीव है भाइयों? ये भैया एक कोशिकीय जीव है। मैंने आपको क्या बताया कि संसार में सजीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है एक कोशिकीय जीव और एक है बहुकोशिकीय जीव। अब बात यह आती है कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो साथियों वह जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ है या फिर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है, वह जीव क्या कहलाते हैं साथियों? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं तो भैया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। बात क्लियर है? अब बात करते हैं साथियों बहुकोशिकीय जीवों की। तो भैया वह जीव जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है, वह जीव क्या कहलाते हैं साथियों? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो भैया इसमें जितने भी पादप कोशिका है वो आती है, और जितने भी पादप हैं वो आते हैं, और साथियों जितने भी जंतु हैं वो आते हैं। जंतु कोशिका लिख सकता हूं। बात आपको समझ में आ गई? अब बात यह आती है साथियों कि भैया हम
किसके बारे में पढ़ते हैं, एक कोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ते हैं या फिर दोस्तों बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों हमारे सिलेबस में यानी कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों हम बहुकोशिकीय जीव पढ़ते हैं, जिसमें साथियों पादप और भैया जंतुओं के बारे में हम पढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आई? मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे ये कहा कि संसार में सजीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक है एक कोशिकीय जीव, एक है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ है, या फिर ऐसे जीव जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन से हैं। बात क्लियर है? तो आपको ये उदाहरण ध्यान रखने हैं। दूसरी बात आती है बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। तो वह जीव जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है वह है साथियों बहुकोशिकीय जीव। उदाहरण पादप और जंतु। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं साथियों हम आगे पढ़ेंगे भैया हम कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भैया हम? कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए भैया अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में डिटेल में। सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। साथियों जो पॉइंट में आपको लिखवाता हूं आपको सिर्फ वो लिखना है। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की एग्जाम दे लेना, अगर क्वेश्चन नहीं आए तब कहना। देखिए कोशिका भित्ति, मैंने आपको दोस्तों पादप कोशिका की संरचना बताई थी, कुछ इस प्रकार से थी। बोलो, कुछ इस प्रकार से थी। मैंने आपको बताया था कि भैया जो कोशिका भित्ति होती है ये भैया पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है। कौन साथियों? कोशिका भित्ति। पहली बात क्लियर है? तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है? पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि भैया पादप कोशिका का सबसे जो बाहरी आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति। बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि भैया जो जंतु कोशिका होती है, जो जंतु कोशिका होती है, इस जंतु कोशिकाओं में साथियों जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका भित्ति भाई साहब नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि जंतु कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है ये भैया नहीं पाई जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं भैया कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है। मैंने आपको पहले बताया था जब कोशिका संरचना पढ़ाई थी कि भैया कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज प्लस में हेमीसेल्यूलोज से होता है। अब भैया बात ये आती है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज क्या है? तो भैया ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। अब भैया बात ये आती है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक हैं जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन वह ऑक्सीजन से हुआ है। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं साथियों? ऐसे यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मैंने आपको बताया कि कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से होता है। सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज क्या है साथियों? ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है
कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक है जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है। अब साथियों बात ये आती है, मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आपके ऑप्शन में आ गया, मान लीजिए कि भैया मोनोसेकेराइड, एक आ गया साथियों ओलिगोसेकेराइड, और एक आ गया साथियों पॉलीसेकेराइड, और एक साथियों कुछ भी आ सकता है। मैंने बोला कि भैया उपरोक्त सभी, ये आ गया। साथियों जो सेकेराइड होता है ये भैया कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा है साथियों पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो सेलुलोज होता है ये भैया पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? भैया पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दोस्तों ध्यान रखना है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो भैया सेल्यूलोज है। कौन सा है? सेल्यूलोज है। यह बात क्लियर हुई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है साथियों कि जो कोशिका भित्ति होती है, ये जो कोशिका भित्ति होती है इसमें 0% पानी होता है, इसलिए भैया ये कठोर होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका में सबसे कठोर भाग होता है, तो भैया पादप कोशिका में सबसे जो कठोर भाग होता है वो कोशिका भित्ति का होता है। इसमें 0% पानी होता है, इसलिए भैया ये सबसे कठोर होता है। मैं लिख देता हूँ, पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग, पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग। पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग कौन सा है मेरे भाई? तो भैया कोशिका भित्ति है। क्यों है? क्योंकि इसमें 0% पानी होता है, इसलिए सबसे कठोर होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है साथियों कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधों की दोस्तों जो छाल होती है वो किसकी बनी होती है? वो भैया कोशिका भित्ति की बनी होती है। किसकी बनी होती है साथियों? वो भैया कोशिका भित्ति की बनी होती है। तो अगर इतने सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं तो मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों पादप की जो कोशिका होती है उसका सबसे जो बाहरी आवरण होता है ये वाला, वो भैया कोशिका भित्ति का है। किसका है साथियों? कोशिका भित्ति का है। दोस्तों जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो भैया सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है। बात ये आती है कि भैया सेलुलोज और हेमीसेलुलोज क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, उन यौगिकों को दोस्तों क्या कहा जाता है? उनको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। साथियों कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। दोस्तों सेकेराइड जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों जो सेलुलोज होता है ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का क्या है? उदाहरण है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि भैया पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो दोस्तों सेल्यूलोज है। कौन सा है मेरे भाई? सेल्यूलोज है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि पादप कोशिका
कि जो कोशिका भित्ति होती है इसमें 0% पानी होता है, इसलिए दोस्तों ये पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो भैया कौन है, कोशिका भित्ति है। बात आपको समझ में आ गई। अगला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि पेड़ पौधों की जो छाल होती है साथियों वो कोशिका भित्ति की होती है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो साथियों तो हम आगे बढ़ते हैं और कोशिका भित्ति के बारे में और जानकारी लेते हैं। चलिए आगे। अब देखिए भैया कोशिका भित्ति के बारे में और तथ्य क्या क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं हम बैक्टीरिया की। किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में। साथियों जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन, प्लस में एमिनो एसिड और साथ में म्यूरेमिक एसिड से मिलकर के बनी होती है। आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पेप्टिडोग्लाइकॉन, एमिनो एसिड और म्यूरेमिक एसिड से मिलकर के बनी होती है। साथियों कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनमें साथियों जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है साथियों ये उपस्थित नहीं होती। बात आपको समझ में आ गई। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है साथियों किस किस से मिलकर के बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, एमिनो एसिड और म्यूरेमिक एसिड से। बात क्लियर है। इसके अलावा कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें साथियों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि भैया जो कवक होते हैं, जो फंगी होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति है, उनकी जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है साथियों, काइटिन की बनी होती है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो दोस्तों किसकी बनी होती है, भैया उनकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। अगला पॉइंट क्या है, जो शैवाल है इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो भैया इनकी कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती है। बात ये आती है कि भैया काइटिन और सेल्यूलोज क्या है, तो ये भी भैया एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। ये भी क्या है, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने आपसे कहा कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है और शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन और शैवाल दोस्तों दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बात क्लियर है। अब देखिए साथियों आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डाइटमस। दोस्तों ये डाइटमस एक प्रकार का शैवाल होता है जो कि भैया पानी में उपस्थित होता है, पानी में उपस्थित रहता है। मैंने कहा डाइटमस एक शैवाल है साथियों जो भैया पानी में उपस्थित रहता है। इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे भाई इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो भैया सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। SiO2 इसका सूत्र होता है। क्या आपको कुछ बातें समझ में आई। मैंने ये कहा कि जो डाइटमस होता है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति सिलिका की यानी कि SiO2 की बनी होती है। दोस्तों ये डाइटमस एक प्रकार का शैवाल है जो कि पानी में उपस्थित रहता है। अब बात आती है मुख्य पॉइंट की।
अगर आपको पानी में लाश मिली तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है या पहले इसको मारा गया है, बाद में इसे पानी में डाला गया है? तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में साथियों ये सिलिका पाया गया, तो भैया समझ लेना इसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति आपको पानी में मिला है, उस व्यक्ति की आपको पानी में लाश मिली है, और अगर उसके शरीर में आपको ये सिलिका नहीं पाया गया, तो समझ लेना पहले इसे मारा गया है और बाद में साथियों इसे पानी में डाला गया है। जब दोस्तों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है, वहाँ पर उसकी जांच की जाती है साथियों, तो भैया इस सिलिका की ही जांच की जाती है। इस सिलिका से पता लगता है कि इसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है या फिर पहले इसे मारा गया है, बाद में इसे पानी में डाला गया है। तो आशा करता हूँ साथियों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन, एमिनो एसिड और म्यूरेमिक एसिड से मिल करके बनी होती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिन पर साथियों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यहाँ तक बात क्लियर है। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट यह था भैया कि जो कवक होते हैं, उन कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, और दोस्तों जो शैवाल होते हैं, उन शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन और सेलुलोज दोस्तों दोनों ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बात क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैंने आपको अच्छे से रिवीजन करवा दिया। अगली चीज क्या थी दोस्तों? डाइटमस। डाइटमस दोस्तों एक प्रकार का शैवाल है जो कि पानी में पाया जाता है, यानी कि पानी में रहता है। इसकी जो कोशिका भित्ति है साथियों वो सिलिका की बनी होती है, यानी कि SiO2 की बनी होती है। दोस्तों ये सिलिका ही है जिसकी सहायता से आप पता लगा सकते हो कि भैया किसी व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है या पहले उसे मारा गया है, बाद में पानी में डाला गया। मैं आपको फिर बता देता हूँ, अभी मैंने आपको रिवीजन भी करवाया था। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आपको सिलिका मिली तो समझ लेना उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आपको सिलिका नहीं मिली तो समझ लेना उस व्यक्ति को पहले मारा गया है, बाद में पानी में डाला गया है। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम आगे चलते हैं। आगे चले भैया, और जानकारी देखते हैं भैया कोशिका भित्ति से और क्या जानकारी मिलती है आपको, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथियों आप ये बताओ कि भैया कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? देखिए, कोशिका भित्ति की खोज के बारे में जान लेते हैं। साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था जब कोशिका की संरचना पढ़ाई थी कि कोशिका भित्ति की जो खोज है साथियों वो किसने की थी? तो भैया वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति की जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली भाई साहब पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब है दोस्तों कि ये सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर वह बाहर आने वह जाने देती है। बात आपको समझ में आ गई? मैंने कहा कि भैया कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और दोस्तों ये जो झिल्ली होती है ये पारगम्य होती है, ये सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर वह बाहर आने वह जाने देती है। बात आपको समझ में आ गई? इसके कार्य की बात कर लेते हैं, किसका कार्य क्या है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है ये कोशिका को सुरक्षा आकृति प्रोवाइड करवाती है। ये बात आपको समझ में आ गई? इसके अलावा साथियों कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। मान लीजिए भैया ये दो कोशिका भित्ति है। ये कोशिका भित्ति दोस्तों, ये जो दो कोशिका भित्ति होती है ये आपस में जिस परत से जुड़ी होती है, ये दोनों क्या है? सेल वॉल है।
मैंने कहा कि दोनों कोशिका भित्ति आपस में जिस परत से जुड़ी होती है साथियों उसे कहा जाता है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, इसे इंग्लिश में बोला जाता है साथियों मिडिल लेमिली। इंग्लिश में क्या बोला जाता है साथियों? मिडिल लेमिली बोला जाता है, मध्य पटलिका बोला जाता है। साथियों ये मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। साथियों इस कैल्शियम पेक्टेट को पादप कोशिका का सीमेंट कहा जाता है। इस पादप कोशिका का सीमेंट कहा जाता है। किसे साथियों? इसको, कैल्शियम पेक्टेट को। कैल्शियम पेक्टेट मध्य पटलिका दोस्तों किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। यानी कि मध्य पटलिका का निर्माण किससे होता है? इस कैल्शियम पेक्टेट से होता है। बात आपको समझ में आ गई? कैल्शियम पेक्टेट को दोस्तों पादप कोशिका का सीमेंट कहा जाता है। एक बार और रिवीजन करवाता हूँ दोस्तों। दो कोशिका भित्ति आपस में जिस परत से जुड़ी होती है उस परत को कहा जाता है मध्य पटलिका, मिडिल लेमिली। दोस्तों इस मिडिल लेमिली का निर्माण कैल्शियम पेक्टेट से होता है। इस कैल्शियम पेक्टेट को पादप कोशिका का सीमेंट कहा जाता है। साथियों जो कच्चे फल होते हैं, देखिए जो कच्चे फल होते हैं उस कच्चे फलों में साथियों ये जो कैल्शियम पेक्टेट होता है, इस कैल्शियम पेक्टेट की जो मात्रा होती है साथियों वो अधिक होती है। इस कारण साथियों वो कठोर होते हैं। जबकि दोस्तों मैं पक्के फलों की बात करूं तो भैया पक्के फलों में ये जो कैल्शियम पेक्टेट होता है, इस कैल्शियम पेक्टेट की जो मात्रा होती है साथियों वो कम होती है। इस कारण साथियों वो नरम होते हैं। इसलिए ही तो दोस्तों कैल्शियम पेक्टेट को पादप कोशिका का सीमेंट कहा जाता है भाई। तो ध्यान रखना है आपको, कच्चे फलों में कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा अधिक होने के कारण ये कठोर होते हैं और पक्के फलों में कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा कम होने के कारण दोस्तों ये नरम होते हैं। आपने एक गैस का नाम सुना होगा, एथिलीन एसिटिलीन। एथिलीन एसिटिलीन दोस्तों, एथिलीन एसिटिलीन ये जो गैस होती है ये क्या करती है साथियों? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होती है। मैंने कहा कि भैया एथिलीन एसिटिलीन जो गैस होती है ये भैया कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होती है। ये गैस क्या करती है साथियों? ये जो कैल्शियम पेक्टेट है, ये जो कैल्शियम पेक्टेट है साथियों, इस कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा कम कर देती है कच्चे फलों से, जिस कारण साथियों वो पक जाते हैं। बस यही तो है, छोटी सी बातें, और बात है ही क्या। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि भैया कोशिका जो भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी साथियों? रोबोट हुक ने की थी। ये जो झिल्ली होती है साथियों कोशिका भित्ति की, ये पारगम्य होती है, यानी कि सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर में बाहर आने व जाने देती है। दोस्तों इस कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, आकार व आकृति प्रदान करना। अब दोस्तों बात ये आती है कि दो कोशिका भित्तियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करती है? तो भैया मध्य पटलिका, जिसे आप मिडिल लेमिले कहते हो, ये करती है। दोस्तों जो मध्य पटलिका होती है ये कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम पेक्टेट को दोस्तों पादप कोशिका का सीमेंट कहा जाता है। आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पादप कोशिका का सीमेंट किसे कहा जाता है? ध्यान रखना है, कैल्शियम पेक्टेट को कहा जाता है। दोस्तों कच्चे फलों में कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वो कठोर होते हैं। और दोस्तों जो पक्के फल होते हैं उसमें कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा कम होती है, इस कारण दोस्तों वो नरम होते हैं। आपने नाम सुन रखा होगा एथिलीन एसिटिलीन गैस। दोस्तों ये गैस का कार्य होता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होती है। ये एथिलीन एसिटिलीन क्या करती है दोस्तों? ये जो कैल्शियम पेक्टेट होती है इसकी मात्रा को कम कर देती है, जिसके कारण दोस्तों जो कच्चे फल है वो आसानी से पक जाते हैं। तो बताओ साथियों, आपको कोशिका भित्ति में क्या समझ में नहीं आया? मेरी तरफ से दोस्तों कोशिका भित्ति पूरी हो चुकी है। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्जाम दे लीजिए, 100 में से 100% आप में आपका ये क्वेश्चन जरूर होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।